Hey everyone, how you all are doing? I hope you all are doing very well. So you are again welcome at EduVoc Academy and I'm your chemistry EduVoc educator चेतना यादव। तो अभी तक हमने यहाँ देख लिया था इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स की 15th एंड 16th ग्रुप हमने कंप्लीट कर लिया था अलोंग विद देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। उनसे रिलेटिव कंपाउंड जो उनसे फॉर्म होने वाले कंपाउंड थे उन कंपाउंड्स को भी हमने कवर अप कर लिया, उनके भी जो जनरल पॉइंट्स कवर करने थे वो सब हम देख चुके, कर चुके, पढ़ चुके। अब हम देखने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 में भी हम वही पढ़ेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड देयर रिलेटिव कंपाउंड्स। तो देखो ग्रुप 17 की जब बात करें तो शुरुआत होती है कि ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो ग्रुप 17 में हेडिंग लगाएंगे सब इसमें अपनी ग्रुप 17, हेडिंग लगाएंगे सब ग्रुप 17। तो ग्रुप 17 में जो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं दोज आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। अच्छा, एस्टेटिन पे स्टार लगा हुआ होता है। हम जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो एक स्टार से एस्टेटिन मतलब अलाइंड होता है, एक स्टार लगा हुआ होता है उसके टॉप पे। वो स्टार उसकी रेडियो एक्टिविटी के लिए लगाया होता है कि ये भी वन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में अरेंज्ड होते हैं, ये उनमें से ही एक है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपने एलिमेंट्स की, ये एलिमेंट अपने आते हैं। अब देखो जैसे हमने ग्रुप 15 में देखा था, ग्रुप 16 में देखा था कि उनको निकोजेंस एंड चाल्कोजेंस बोलते थे, इनको कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, हेलोजेंस। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को कलेक्टिवली हम जब एक वर्ड से डिनोट करें देन दैट वर्ड इज हेलोजेंस। ये जो हेलोजन वर्ड भी है ये दो वर्ड से मिलके बना है, वन इज हेलो एंड सेकेंड इज जेन। तो हेलो का मतलब होता है साल्ट एंड जेन्स का मतलब हम यहाँ पे समझते हैं बोर्ड। ठीक है, और अगर कंप्लीटली इसकी अगर डिनोशन देखी जाए, कंप्लीट इसका मतलब देखें तो इसका मतलब होता है दैट हेलोजेंस आर सॉल्ट प्रोड्यूसर्स। हेलोजेंस आर साल्ट प्रोड्यूसर्स, इनको सॉल्ट प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। तो देखो हमने इनका जनरल देखा कि किन किन वर्ड से डिनोट कराते हैं, किस टर्म से इसको डिनोट कराते हैं, किस टर्म से ये कंपोज होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जैसे हम बाकी सभी ग्रुप्स में जो फिजिकल प्रॉपर्टी इनकी पढ़ते आ रहे थे, जनरल फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज, वो जनरल फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज क्या पढ़ते थे हम एटॉमिक रेडियस पढ़ते थे, दैट मीन्स साइज, उसकी कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे, आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पढ़ते थे, उनका नेचर एंड अकरेंस पढ़ते थे। तो सिमिलरली हम यहाँ भी वही कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम जो कवर कर रहे हैं वो है नेचर एंड अकरेंस। ठीक है, नेचर एंड अकरेंस। अब देखो नेचर एंड अकरेंस से समझे इसका कि किस किस फॉर्म में या किस फॉर्म ही बोल रहे हैं, ऐसे खास ऐसा कुछ इसमें है तो नहीं, इतना फॉर्म से ही समझते हैं कि किस फॉर्म में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो देखो ऐसे सबको लिख लेते हैं, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, एस्टेटिन होता है। सबसे पहले इनकी फिजिकल स्टेट पढ़ते हैं, किन किन फिजिकल फॉर्म्स में या किन किन फिजिकल स्टेट में ये प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन होता है गैसियस स्टेट में। ठीक है, क्लोरीन भी किस में होता है, गैसियस स्टेट में। ब्रोमीन होता है लिक्विड स्टेट में, आयोडीन होता है सॉलिड स्टेट में, एंड एस्टेटिन भी होता है सॉलिड स्टेट में। एंड ये हम एस्टेटिन के साथ लिख लेते हैं दैट एस्टेटिन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसी से ही इसकी पहचान है, तो क्यों ना लिखें इसको। तो हमने लिख दिया एस्टेटिन के साथ में दैट एस्टेटिन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, ये तो हो गया इनका फिजिकल अपीयरेंस, इनके नेचर की किस नेचर और अकरेंस के साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, अकर करते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अगर इनके कलर की बात करें, कलर भी इसी के साथ कवर कर लेते हैं। तो कलर की अगर बात करें तो कलर रहता है इनका, फ्लोरीन होती है येलोइश, येलो कलर में। ठीक है, फ्लोरीन होती है येलो कलर में, क्लोरीन होती है येलोइश ग्रीन, येलोइश ग्रीन कलर में।
और अगर हम बात करें ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन होती है रेड ब्राउन कलर। ब्लैक से लिखा जा रहा है वो बात अलग है, बट कलर इनका येलो, येलोइश ग्रीन और रेड ब्राउन ही रहेगा। आयोडीन का कलर होता है वॉयलेट। और एस्टेटिन का तो देखो भैया पता नहीं अभी एस्टेटिन का क्या कलर है, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। तो ये तो हो गई नेचर एंड अकरेंस की बात। दूसरा, इनके अकरेंस में क्या भी बोला जाता है, जैसे अबेंडेंसी से अगर उसको रिलेट करें तो हम क्या बोलते हैं, कई बार जैसे सी वीड्स जो होते हैं, सी वगैरह में भी हेलाइड्स की काफी सारा अमाउंट इनका ऑब्जर्व होता है, काफी सारा अमाउंट देखने को मिलता है। और भी कई फॉर्म्स होती हैं जिनमें इनकी अबेंडेंसी देखी जाती है। तो ये हो गया अपना नेचर एंड अकरेंस की बात। सेकेंड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो है सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो जब हमने कंप्लीट पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तो हमने कहा था यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP126। ठीक है, जिसमें NP1 आता था, 13th में, 14th में NP2 आता था, 15th में NP3 आता था, 16th में NP4 आता था। अब आई बारी ग्रुप 17 की, तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी NS2 NP5 कि ओवरऑल इसकी अगर वैलेंस शेल की बात करें तो जो 17th ग्रुप होता है ना, इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये भैया एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जमीन आसमान एक कर देते हैं। इसीलिए ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में अगर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की बात की जाए तो इनका नाम जरूर आता है। ठीक है, जो हेलोजेंस होते हैं इनका नाम जरूर आता है। तो ये इस तरीके से इनका अलाइनमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को दो s अगर ऑर्बिटल की बात करें तो NS2, NP की बात करें तो NP5। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब सबको पता है यहाँ पे कि n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर क्या भी बोल सकते हैं इसको, नंबर ऑफ शेल। दूसरा क्या भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ शेल भी बोलते हैं इनको, n की वैल्यू को। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पोर्शन अपना, कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक साइज। थर्ड प्रॉपर्टी होती है एटॉमिक साइज, या फिर एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो। यू कैन सी एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, व्हाटएवर यू वांट टू से। अच्छा, एटॉमिक साइज में हम जो पी ब्लॉक में स्टार्टिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें ये पता है कि हम 15, 16 ब्लॉक में, या पी ब्लॉक का भी जो ओवरऑल देखा था, इन ग्रुप्स के साथ साथ हम ये एक ही रिलेशनशिप देखते आ रहे थे, दैट डाउन द ग्रुप साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। स्टार्टिंग से हम यही पॉइंट कवर अप करते आ रहे होते हैं। और क्यों इसका साइज इंक्रीज होता है, 1 मिनट आपके पास एक बार रिमाइंड कीजिए कि क्यों इसका साइज इंक्रीज होता जाता है। आपका भी रिवीजन हो जाएगा, इससे अच्छा तो क्या ही तरीका रहेगा रिवीजन का। अच्छा देखो, जो इंक्रीमेंट होता है साइज में वो होता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, जो नंबर ऑफ शेल होती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है ड्यू टू increase in principal quantum number। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो साइज इनका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? Yes, that amount of energy which is required to remove the outermost या valence electron from an isolated gaseous atom, उस एनर्जी को बोला जाता है आयनाइजेशन एनर्जी। और हमें पता है that आयनाइजेशन एनर्जी का साइज के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, इनवर्सली रिलेशनशिप। अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर साइज डिक्रीज हुआ तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो देखो, अगर हम
इस 17th ग्रुप की बात करें तो जब भी हम फ्लोरीन टू एस्टेटिन मूव करते थे, या एस्टेटिन को अगर छोड़ भी दें, अभी की रेडियो एक्टिव इसकी प्रॉपर्टी एज सच इतनी देखी नहीं गई, इनको इतना नहीं इलेबोरेट किया गया, तो हम फ्लोरीन टू आयोडीन बात करते हैं। जनरल जो इसका बात होती है वो फ्लोरीन टू आयोडीन की होती है। तो अगर देखो फ्लोरीन टू आयोडीन हम मूव करते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा होता है एज वेल एज साइज भी बढ़ रहा होता है। तो अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो मैं यहां लिख दूं दैट डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या चक्कर रहेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो हम यहां लिख दें ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपनी कवर अप हो गई 5। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनाइजेशन एनर्जी, साइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इसकी नेचर एंड अकरेंस। 6th प्रॉपर्टी जो हम पढ़ते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, 6th प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की भी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज दैट कैपेसिटी बाय विच एनी एटम अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में जो एटम की कैपेबिलिटी होती है ना कि वो इलेक्ट्रॉन को फट से खींच के अपने पास कर लेता है, कि उसकी जो डायरेक्टिंग इफेक्ट रहेगा उसका वो उस एक एटम की तरफ डायरेक्टिंग रहे वो ज्यादा, तो उस एटम की वो कैपेसिटी क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है। अब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की अगर बात करें और हम ग्रुप 17 के बारे में कुछ ना बोलें इनसे रिलेटेड, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये चीज तो पॉसिबल है ही नहीं। ग्रुप 17 में जब हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखते हैं ना तो ये बोला जाता है दैट, या फिर पूरी पीरियोडिक टेबल में अगर कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की बात करें तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का साइज के साथ रिलेशनशिप देखें दैट इज इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब जैसे फ्लोरीन से और आयोडीन की तरफ मूव कर रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो हम क्या बोल देते हैं कि फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये याद रहे, बिल्कुल एकदम रटी हुई रहे ये चीज, और ऑलमोस्ट आई नो सबको रटी हुई होती है ये कि पीरियोडिक टेबल का सबसे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन होता है। तो ऐसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 7th प्रॉपर्टी, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का क्या मतलब होता है, अगर किसी आइसोलेटेड एटम को या कोई इलेक्ट्रॉन अगर प्रोवाइड करे तो उस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने में जो एनर्जी रिलीज या गेन की जाती है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर हम बात करें ग्रुप 17 की, तो ग्रुप 17 या फिर बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू 2 हो सकती है। मतलब 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू को लिख सकते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकती है नेगेटिव, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो सकती है पॉजिटिव। तो देखो अगर पॉजिटिव की बात करें हम, जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पॉजिटिव है, दैट मींस कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने के साथ साथ एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एनर्जी इज प्रोवाइडेड
टू द एटम। एटम को क्या प्रोवाइड करी जाएगी, एक तो इलेक्ट्रॉन भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, उसको आइसोलेटेड है, उसको इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी प्रोवाइड करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हम एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे कि वो जैसे भी उसको अरेंजमेंट करना होगा इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करने के लिए इन उसकी सेल में, तो उसके लिए हम उसको एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो इस फंडा को डिनोट करती है। और अगर हम नेगेटिव की बात करें, दैट मीन्स एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। एटम जो एनर्जी रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन लेने पे, वो एनर्जी अगर नेगेटिव आती है तो दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अपनी नेगेटिव होती है। अब देखो, अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें तो जो ग्रुप 18 होता है, ठीक है, ग्रुप 18 जो होता है, जिसको नोबल गैसेस भी बोलते हैं, नोबल एलिमेंट जो होते हैं, उनके केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है, ऑलवेज। ठीक है, क्यों नेगेटिव आती है कि उनको नहीं है जरूरत इलेक्ट्रॉन की, उनका तो आउटर मोस्ट शेल, उनके आउटर मोस्ट शेल फुल्ली फिल्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है उनके आउटर मोस्ट शेल में। लेकिन अगर फिर भी आपको ऐसे चिड़ मची हुई है कि नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद हमें क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्योंकि वो तो पहले ही सेटिस्फाइड था, वो तो पहले ही स्टेबल था। हमने जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन दिया और उस इलेक्ट्रॉन को देने के साथ साथ हमने एनर्जी भी क्या करनी पड़ी, प्रोवाइड करनी पड़ी। दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। और नोबल गैसेस को छोड़ के बाकी जितने भी ब्लॉक्स बच गए, जितने भी ये बच गए, ग्रुप्स बच गए, उन सब के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्योंकि सबको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन की, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन की, किसी को 3 की। ठीक है, तो 13 से लेके 17 तक सब नेगेटिव वैल्यू शो कराते हैं। तो यहाँ हेलोजेंस की बात हो रही है तो लिख देते हैं हेलोजेंस शोज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पॉजिटिव क्यों आती है, नेगेटिव क्यों आती है, ये पता लग गया। देखो, पॉजिटिव अगर वैल्यू को हम उसमें डेली लाइफ के एग्जांपल में भी देखें, तो अगर हम किसी मतलब नॉर्मल अगर लोग हैं और वो किसी शॉप पे जाए कोई सामान लेने के लिए, तो हमें डेफिनेटली उस सामान के बदले में पैसे देने पड़ेंगे, है ना। और अगर कोई सेलिब्रिटी या कोई काफी जो फेमस जो हस्ती होती है वो शॉप पे जाए वो सामान लेने के लिए, तो क्या कोई जो अपनी लोकल शॉप्स होते हैं उन पे सामान लेने के लिए जाए तो क्या उनको पैसे देने पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे। वो शॉपकीपर को ही देने पड़ सकते हैं उसको पैसे, कि वो आ रहा है सामान ले रहा है, तो उसकी जो शॉप है उसकी पब्लिसिटी हो रही है, उसकी बिक्री बढ़ेगी। तो वो कैसे हो गया, वो नोबल गैसेस के केस में हो गया कि वो नोबल गैसेस थी, उनको इलेक्ट्रॉन की थी नहीं जरूरत, हमने इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हमें एनर्जी भी देनी पड़ेगी। तो अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी आता है तो हम शॉपकीपर को ही पैसे देने पड़ सकते हैं उसको, कि वो उसकी शॉप की पब्लिसिटी कर रहा है। तो ऐसा ही कुछ इसके केस में होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नोबल गैसेस के केस में सिर्फ पॉजिटिव रहती है, बाकी हेलोजन जितनी भी होती है उन सब के केस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये हो गई अपने ग्रुप 17 की फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप 17 की केमिकल प्रॉपर्टीज और उनसे बनने वाले कंपाउंड्स। फिजिकल प्रॉपर्टी हमने कवर अप कर ली, अब हम देखते हैं ग्रुप 17 की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जब ग्रुप 17 की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी और वो किस तरह की रिएक्शन शो कराते हैं वो सब चीजें डिपेंडेंट होती है, वो चीजें डिपेंड करती हैं। तो हम सबसे पहले क्या कवर करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कवर करेंगे। तो देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात की जाए तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं एक बार कि ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 NP5। मतलब इसका क्या कि उनके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, उनको रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन की है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या कोशिश करेंगे, तो देखो दिन रात एक कर देते हैं ये हेलोजेंस अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना, वो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में वो जो शो कराएंगे वो होती है -1। ठीक है, क्या होती है, -1 इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर हेलोजेंस।
हेलोजेंस के लिए जो सबसे प्रायर सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो जो शो कराते हैं वो होती है -1। अच्छा, अगर -1 के अलावा हम बात करें तो और भी कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कराते हैं, कई फेवरेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उनके लिए, और वो क्या होंगी, जैसे +1 शो कराते हैं, +3 शो कराते हैं, +5 शो कराते हैं, +7 शो कराते हैं। तो फ्लोरीन को छोड़ के सिर्फ फ्लोरीन एक अकेला ऐसा एलिमेंट होता है जो -1 शो कराता है। अगर फ्लोरीन को हटा दें तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये +1 भी शो कराते हैं, +3 भी शो कराते हैं, +5 भी शो कराते हैं एंड +7 भी शो कराते हैं। कैसे शो कराएंगे वो देखो एक बार। देखो, अगर NS और NP2 की बात, NP5 की बात करें तो ये बना दिया हमने NS ऑर्बिटल, ये P ऑर्बिटल और ये D। ठीक है, फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सभी में D ऑर्बिटल भी प्रेजेंट रहता है तो वो भी बना लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं ग्राउंड स्टेट की। ठीक है, ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में NS में है 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 2, P में है 5 तो 1 2 3 4 और ये आ गया 5। ठीक है, अब ये जैसा ये अरेंजमेंट है इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कराएंगे या फिर इस एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया, इस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो -1 एंड +1 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कराएंगे ड्यू टू 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Due to this 1 unpaired electron। क्लियर है इतना? अब देखो हम एक्साइटेड स्टेट की बात कर लेते हैं। तो हमने ली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये ले लेते हैं हम। ऑर्बिटल्स तो वही रहेंगे, ये S, ये P और ये क्या आ गया D। ठीक है, ये तो एज इट इज ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की तो पोजीशन चेंज होगी एक्साइटेड स्टेट में। NS एज इट इज। अगर P की हम बात करें तो जो ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के और एक्साइटेड होके कहाँ चला जाएगा, D में चला जाएगा, जिसको रीडिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। अभी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप पढ़ोगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर, तो उसमें पढ़ोगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में गया एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कैसा अरेंजमेंट रहा, 1 2 3 4 और ये चला गया अपना 5th इलेक्ट्रॉन। अब देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3। तो इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराएंगे, +3 शो कराते हैं ड्यू टू 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने की वजह से, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्लियर? अब हम बात करें सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इनको ड्रॉ कर लें एज इट इज। ठीक है, अब देखो अगर इनमें और आगे एक्साइटेशन करें तो अभी भी एक पेयर्ड है, वो कहाँ जाएगा, आगे D में। तो 1 2 इनमें 3 सिंगल सिंगल और ये 2 कहाँ चले गए थे, आगे रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। अब देखो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से मतलब जो डोनेशन होगा वो इन 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होगा। एंड ड्यू टू दिस 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या आ जाएगी, +5 ड्यू टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया। अगर हम बात कर लें एक बार इसके बाद थर्ड एक्साइटेड स्टेट की भी, थर्ड एक्साइटेड स्टेट ये भी देख लेते हैं एक बार। तो ऑर्बिटल्स ये एज इट इज। ठीक है, अच्छा इनका तो हो गया हिसाब किताब, ये तो सारे एक्साइटेड हो गए, सिंगल सिंगल स्टेट में चले गए, सिंगलेट्स उसमें बच गया एक S में। इसमें भी क्या है, पेयर्ड है। तो इनमें भी क्या करा दें, अगर हम एक्साइटेशन कराएं तो एक्साइटेशन करके कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट D में। तो 1 2 3 4 5 6 और ये आगे
7। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आए यहाँ पे 7। तो इस 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के चलते वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराते हैं, +7 शो कराते हैं, ड्यू टू 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ये +7 ऑक्सीडेशन शो कराते हैं। तो देखो अगर हम फ्लोरीन को रहने दे, फ्लोरीन को छोड़ दे, तो ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब में डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है और इनमें क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो उस इंक्रीमेंट की वजह से एक्सेप्ट फ्लोरीन, वो कौन सी ऑक्सीडेशन शो कराएंगे, +1, +3, +5 एंड +7। ठीक है, +4, अब दिमाग में ऐसे आता है कि बच गए +4 और +6, वो क्यों नहीं कराते, तो +4 एंड +6 भी शो कराई जाती है, पर जो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे ना इनके, जैसे इंटरहेलोजन कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे, हेलाइड्स फॉर्म होते हैं, तो उनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो समटाइम्स +4 या +6 भी शो कराते हैं। तो शो वो भी कराएंगे, बट ये 4 कैसे आई वो बता दी। ठीक है, अब देखो अगर फ्लोरीन की बात करें तो यहां आता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन एनोमलस बिहेवियर शो कराता है इन कंपैरिजन ऑफ द रेस्ट मेंबर ऑफ ग्रुप 17। कैसे शो कराता है, एक तो इसका साइज हो गया सबसे स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज के स्मॉलेस्ट साइज बोल सकते हैं इस ग्रुप में, तो ग्रुप 17 में तो स्मॉल साइज एज वेल एज हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब चीजें एक्सट्रीमली हाई होती है इन कंपैरिजन ऑफ रेस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप 17। दूसरा हम क्या बोलते हैं कि बाकी जितने मेंबर बच गए वो काफी वैरायटी शो कराते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में, फ्लोरीन नहीं कराता, क्योंकि फ्लोरीन में एब्सेंसी ऑफ डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करती है। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एब्सेंट रहता है इन ग्रुप 17 का, जो सबसे फर्स्ट मेंबर रहता है फ्लोरीन उसमें। तो इन सब रीजन की वजह से फ्लोरीन क्या कराता है, एनोमलस बिहेवियर शो कराता है कि एक तो इसका स्मॉलेस्ट साइज, इसकी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। इसके अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अच्छा, उसके साथ साथ क्या होती है कि बाकी सब तो वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराएंगे, बट फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की एब्सेंसी की वजह से। तो ये हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन कंप्लीट। अब मूव करते हैं टुवर्ड्स सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 17 मेंबर्स, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो रिएक्शन विद हाइड्रोजन जो सेकंड प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं, हेडिंग डालेंगे सब, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्शन शो कराएंगे या हेलोजन जब रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स। क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड्स। बाकी जितने ग्रुप पढ़े उनमें हम क्या बोलते थे कि अगर वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें देन दे विल फॉर्म हाइड्राइड्स, बट यहाँ पे हेलोजेंस भी होती है, हेलोजेंस का भी कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, सो दैट ये क्या फॉर्म कराते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो देखो जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होते हैं वो सभी मेंबर्स रिएक्ट कराएंगे हाइड्रोजन के साथ, वो क्या शो कराते हैं, कैसे कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जैसे HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक है, ये हाइड्रोजन हैलाइड वो फॉर्म करते हैं। अब इन हाइड्रोजन हैलाइड में जैसे अगर वाटर सोल्युबिलिटी की बात करें तो ये रेडिली सोल्यूबल हो जाते हैं वाटर में, और क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोहेलिक एसिड। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, डिसॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोहेलिक एसिड। क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोहेलिक एसिड फॉर्म करते हैं ये।
क्लियर हो गया इतना। अब देखो अगर इनकी अफिनिटी की बात करें कि जब हाइड्रोजन के साथ ये जिस अफिनिटी के साथ कंबाइन होते हैं, जिस कैपेबिलिटी के साथ ये कंबाइन होते हैं, वो अफिनिटी क्या रहती है, वो अफिनिटी डिक्रीज हो जाती है फ्लोरीन टू आयोडीन। ठीक है, अफिनिटी क्या होगी, फ्लोरीन टू आयोडीन डिक्रीज हो जाती है। ये तो हो गई जनरल सी प्रॉपर्टी के अच्छा ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहा था, स्पीड, इस एक्सटेंट, इस अफिनिटी के साथ रिएक्ट कर रहा था। आगे भी अगर डिसॉल्व होता है इनके हाइड्रोजन रिलेटिव कंपाउंड्स में तो ये क्या फॉर्म करेगा, इतना अपने को क्लियर हो गया। अब देखते हैं इनके कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एसिडिक नेचर। ठीक है, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो इनका एसिडिक नेचर, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज क्यों होती है, हमने 15th ग्रुप में ये पढ़ा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ एक्चुअली होती क्या है, इट इज द डोनेटिंग कैपेसिटी ऑफ H+। तो HF है, मान लो ये बॉन्ड है, एक साइड में हमने क्या बोल दिया हाइड्रोजन, एक साइड में हमने क्या बोल दिया फ्लोरीन। तो अगर इस बॉन्ड की कैपेबिलिटी या बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है ये स्ट्रॉन्ग है तो इजीली ब्रेक होके हाइड्रोजन जाएगा नहीं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिडिटी शो कराएगा नहीं। और अगर ये बॉन्ड ही वीक है, तो बॉन्ड ही वीक है तो फटाफट क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोशिएट, और इतना ही इजीली H+ को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और एसिडिटी भी क्या शो कराएगा, ज्यादा शो कराता है। तो हमने यहाँ देखा कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव कर रहे थे तो हाइड्रोजन हैलाइड्स में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज हो रही होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी। हम यहाँ क्या बोल दें, ड्यू टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेस, और एज वेल एज इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो देखो ये चीजें हो गई इनकी कुछ प्रॉपर्टी। जैसे हम हाइड्रोजन हैलाइड पढ़ते हैं कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जाएंगे इनकी अफिनिटी भी डिक्रीज होने लग जाती है। सबसे ज्यादा अफिनिटी फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। फिर अगर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो जो हाइड्रोजन हैलाइड्स होंगे इनमें एसिडिक नेचर इनका डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी होती है वो कम हो जाती है, इजीली बॉन्ड डिसोशिएट होगा और हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में डोनेट करा देता है, उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड की तरह बिहेव करेगा वो। ठीक है, और नेक्स्ट होता है स्टेबिलिटी, कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, उनकी डिक्रीज हो जाएगी। ये हो गई अपनी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद रिएक्शन विद हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्म करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी होती है जो हम कवर करेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी नोट डाउन करेंगे सर, थर्ड प्रॉपर्टी नोट डाउन करेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। देखो हैलोजन्स जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते थे तो हाइड्रोजन हैलाइड्स, जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये डेफिनेटली फॉर्म करेंगे ऑक्साइड्स। ठीक है, क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। और वो ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन रहती है वो एक वैरायटी में एग्जिस्ट करेगी, मतलब यूं नहीं कि हमने ये एक बोल दिया ये एक ऑक्साइड एग्जिस्ट करेगा, ये सभी एक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे, नहीं, एक वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। जैसे अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो ऑक्साइड फॉर्म करता है वो होते हैं, फ्लोरीन जो ऑक्साइड फॉर्म करेगा वो होते हैं OF2 एंड O2F2, जैसे OF भी बोल सकते हैं, OF2 एंड OF या O2F2, ये हैलाइड्स, ये ऑक्साइड्स फ्लोरीन फॉर्म करता है। फिर बात करें हम क्लोरीन की तो क्लोरीन भी काफी वैरायटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म करता है। जैसे क्लोरीन में अगर ऑक्साइड की बात करें तो Cl2O, ClO2 फॉर्म करता है। इन दोनों के साथ साथ वो Cl2O6 एंड Cl2O7 भी फॉर्म करता है, Cl2O6 एंड Cl2O7। ये हो गए क्लोरीन के ऑक्साइड। तो देखो काफी वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि एक कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि देखो ये AO2 की फॉर्म में कर दिया, A2O की फॉर्म में कर दिया। तो जो भी जितने भी ये चार एलिमेंट है चारों डिफरेंट डिफरेंट हैलाइड्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। अब देखो ब्रोमीन की अगर बात करें तो ब्रोमीन फॉर्म करता है हैलाइड ऑक्साइड्स
BrO2, Br2O एंड BrO3, ये तीन ऑक्साइड फॉर्म करेगा, BrO2, Br2O एंड BrO3। तो आयोडीन भी वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करता है, जैसे I2O4 फॉर्म करता है, I2O5 फॉर्म करता है, I2O7 फॉर्म करता है, जिसमें स्पेसिफिकली I2O7 की स्टेट होती है, जो फिजिकल जो स्टेट में रहेगा ये हमेशा सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है, ठीक है, हमेशा सॉलिड फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ये रेस्पेक्टिव ऑक्साइड जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे वो। और इन ऑक्साइड की एक स्पेशलिटी होती है कि जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने की कैपेबिलिटी होती है। ये हो गई अपनी थर्ड प्रॉपर्टी कंप्लीट, दैट इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। फोर्थ प्रॉपर्टी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिएक्शन विद मेटल्स या फिर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो देखो जब हेलोजन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मेटल के टुवर्ड्स अगर उनकी रिएक्टिविटी की बात करें तो वो रिएक्शन फॉर्म करेंगे, रिएक्शन प्रोसीड करेंगे एंड दे विल फॉर्म मेटल हैलाइड्स, दे विल फॉर्म मेटल हैलाइड्स, ठीक है, जितने भी हैलाइड्स हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे एंड मेटल हैलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स MgBr2, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे मेटल हैलाइड्स के फॉर्मेशन करते हैं। हम जनरली कोई मेटल मान लेते हैं M, और जो हैलाइड की फॉर्मेशन होती है वो ले लेते हैं MF, MCl, MBr एंड Mi। ये ऐसे हमने मेटल हैलाइड्स ले लिए कि M होती है अपनी एनी मेटल एंड बाकी तो हेलोजन से तुम सब वाकिफ ही हो कि ये हेलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो इनकी अगर जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर वो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इनका आयनिक नेचर। तो जो मेटल हैलाइड फॉर्म होते हैं उनमें अगर डाउन द ग्रुप फॉर्मेशन टेंडेंसी देखें और उनके आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो उनका आयनिक कैरेक्टर हो जाता है डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन आयनिक नेचर या फिर आयनिक कैरेक्टर। ये प्रॉपर्टी इनके डाउन द ग्रुप इस फॉर्म में, इस वे में क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। तो ये ऐसे मेटलिक हैलाइड फॉर्म करेंगे या फिर ये बोल सकते हैं आयनिक हैलाइड फॉर्म करते हैं, एज वेल एज जिन मेटल्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, जिन मेटल्स की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, या फिर ये बोल दे कि जिन मेटल्स की वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लो अगर कोई मेटल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराती है, मान लो वो +1 शो कराए, तो वो तो एक ही तरह के हैलाइड्स फॉर्म करेगी, जैसे हमने लिख दिए MF, MCl, MBr और ये Mi। और अगर वो मेटल वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कराती है तो दैट मीन्स कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी भी क्या रहेगी, वैरायटी के साथ एग्जिस्ट करेगी। तो वो कोवलेंट हैलाइड्स भी फॉर्म कर सकते हैं, जैसे PbR3 अगर हम बोले ये एग्जिस्ट करता है, PbCl4 एग्जिस्ट करता है, PbCl2 एग्जिस्ट करता है, तो वो वैरायटी ऑफ हैलाइड्स भी एग्जिस्ट करते हैं। बट ये हमने जनरल डिनोशन देख ली थी कि M के लिए मेटल और बाकी थे अपने हेलोजन, वो ऐसे ऐसे फॉर्म किए, ये मेटल हैलाइड्स फॉर्म हो जाते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है, फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद हेलोजन, या फिर ये बोल सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन टुवर्ड्स अदर हेलोजन्स, ठीक है। हेलोजन को जब दूसरे हेलोजन्स के साथ रिएक्ट किया जाए तो इनकी रिएक्टिविटी क्या रहती है। ये होती है प्रॉपर्टी कि ये मतलब इन हेलोजन्स पे ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि हेलोजन हेलोजन्स के साथ ही रेडिली कंबाइन कर लेते हैं या रेडिली उनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे वो रिएक्शन करेंगे तो एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। व्हेन वन हेलोजन रिएक्ट अमोंग्स विद अदर हेलोजन देन द कंपाउंड फॉर्म्ड इज नोन एज इंटर हेलोजन कंपाउंड। के इस रिएक्शन में जैसे इनमें मेटल हैलाइड बनते थे, हाइड्रोजन हैलाइड बनते थे, है ना, ये फॉर्मेशन हो रही थी, ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही थी। तो जब हेलोजन हेलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होते हैं,
इंटर हेलोजन कंपाउंड्स क्या फॉर्म करेंगे? इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। अब क्या होते हैं ये बता दिया कि जब भी एक हेलोजन दूसरी हेलोजन के साथ कंबाइन करके जो कंपाउंड फॉर्म करती है उन कंपाउंड्स को बोला जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। लिख देते हैं कंपाउंड्स which formed when one halogen reacts amongst halogens, तो उनको बोला जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पता रहे, क्योंकि कई बार समो एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती है दैट व्हाट आर इंटर हेलोजन कंपाउंड एंड उनकी स्टेबिलिटी से भी रिलेटेड पूछा जाता है कि उनकी स्टेबिलिटी कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी। तो हम अब देख लेते हैं कि कैसे कंपाउंड वो फॉर्म करेंगे। डेफिनेटली वो कंपाउंड फॉर्म करते हैं उनको इंटर हेलोजन बोलते हैं। तो उनके जो टाइप्स होते हैं इंटर हेलोजन के वो क्या रहेंगे? जैसे हमने दो हेलोजन मान लिए, एक हेलोजन को बोल दिया X एंड दूसरे हेलोजन को बोल दिया X डैश, तो वो फॉर्म करते हैं X X डैश, X X डैश 3, X X डैश 5, X X डैश 7। ये इन टाइप के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं जो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होंगे वो। अब देखो होता क्या है, जब इंटर हेलोजन कंपाउंड पढ़ेंगे तो इनकी स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी। तो ये जो X हेलोजन होते हैं ये X हेलोजन का होना चाहिए लार्जर साइज, ठीक है। ये कौन से होते हैं? लार्जर साइज हेलोजन्स। और जो X डैश होता है उसका साइज क्या होना चाहिए? स्मॉलर साइज हेलोजन्स। कि यूं नहीं ऐसे रेंडमली कोई किसी के साथ कंपाउंड फॉर्म कर दे कि X X डैश 3 का अगर फॉर्मेशन कर रहे हो तो इसमें X का साइज लार्जर होना चाहिए, X डैश का साइज स्मॉलर होना चाहिए, तभी वो X X डैश 3 की फॉर्मेशन करता है। तो ये हो गई अपनी 5 केमिकल प्रॉपर्टी जिसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन कवर किया। हमने रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन देखी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन देखी, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिफरेंट हेलोजन्स। तो वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ कवर अप हो गई। अब हम कवर करेंगे इसके बाद इन आवर नेक्स्ट लेक्चर जो हेलोजन से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, जैसे कुछ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स भी फॉर्म होते हैं, क्लोरीन होते हैं, HCl होता है, इनको कवर अप करेंगे, इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी, इनकी रिएक्शंस, इनके प्रिपरेशन और इनके यूजेस। तब तक स्टे ट्यून्ड विद एडुइवोक एकेडमी। ऑल्सो लाइक वीडियो, शेयर द वीडियो एंड कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन।